नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कल होगा, यानी कि 23 नवंबर को उसका ऐलान हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा। अब ऐसे में जीत किसके पाले जाएगी, किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले तमाम सर्वे और एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है। अब ऐसे में वहां पे किस पार्टी को जीत मिलती है, और अगर जो भी पार्टी जीतती है तो वहां पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह भी एक अहम सवाल है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत महाराष्ट्र से ही करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुका है और अब नतीजे जो हैं वो कल यानी कि 23 नवंबर को आएंगे। तो क्या लगता है, जो भी तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं इस आधार पर आपको क्या लगता है, और वैसे आपके अंतरात्मा क्या कहती है कि वहां पे किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल से आगे बढ़ के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली और जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होना और मूल भावनाएं, लोगों की मूल भावनाओं को समझना और उन मूल भावनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उन भावनाओं के लिए कार्य करना, ये लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही वचनबद्धता के साथ कार्य करती है। तो निश्चित रूप से निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। हम महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं, चाहे विदर्भ की बात करें, चाहे आप मराठवाड़ा की बात करें, चाहे सौराष्ट्र की बात करें, इन सभी क्षेत्रों से एक बड़ा विशाल बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत चुनौतियां लोगों के समक्ष होती थी, उन चुनौतियों से निपटने का काम किया जाए, वो आपने देखा होगा कि पूर्व के कुछ एक महीनों में हमारी सरकार ने किया। उनको कहीं ना कहीं उन समस्याओं से बाहर निकालने का कार्य किया गया। लेकिन सुमित जी, अब चुनाव तो वहां पे हो चुका है, अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन इस बीच खरीद फरोख्त की जो विधायकों की खरीद फरोख्त की जो खबरें हैं वो भी बड़ा ही आमतौर पे चर्चा का विषय बन चुका है। और विनोद तावड़े जो बीजेपी के महामंत्री हैं, विनोद तावड़े के ऊपर भी ये आरोप लगा कि वो चुनाव में प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं वो पैसे बांट रहे थे। तो क्या इस तरीके के जो आरोप लगते हैं, और हमेशा विपक्ष जो है ऐसे मामलों को लेकर के इस तरीके के आरोप लगाता रहा है? देखिए, विपक्ष का काम, और सबसे पहले यह समझना है कि विपक्ष में है कौन। ये लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, ये पूरा इंडी अलायंस जो है वो परिवारवाद की जमात है। और परिवारवाद के समक्ष अगर कोई गरीब का बेटा, कोई मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति का बेटा जब कभी भी राजनीति में सफलता के उचित पायदान और उच्चतम पायदानों पे जब पहुंचता है तो सबसे ज्यादा कलेजा किसका फटता है? तो ये परिवारवाद की जमात चलाने वाले लोगों को। देश के केंद्र में आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से कैसे आम जनमानस की भावनाओं को पूरा करने के लिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया। और उनकी इसी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से एक एक करके बड़े नेता और जनसाधारण से आने वाले जो नेता हैं वो अपना कद बड़ा करते चले गए। आदरणीय विनोद तावड़े जी जो कहीं ना कहीं आपने देखा कि उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि विभिन्न राज्यों में सरकारें बनाने में इनकी भूमिका रही। तो क्या सरकारें बनाने में भारतीय जनता पार्टी के किसी जन सामान्य से आने वाले कार्यकर्ता, खास करके ओबीसी मराठा वर्ग से आने वाला व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कलेजे पे सांप किसके लौटते हैं, यह भी समझने की बात है। आरोप लगाने वाला कौन? राहुल गांधी। आरोप लगाने वाला कौन? उद्धव ठाकरे। आरोप लगाने वाले कौन? तो ये सुप्रिया शिंदे जैसे लोग। तो इस पर भी समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ परिवारवाद की जमात और दूसरे तरफ आम जनता, आम मराठा परिवार से आने वाला एक व्यक्ति जिसने कहीं ना कहीं, मैं तुलना करके बताऊंगा आपको कि महाराष्ट्र की भूमि से एक बहुत ही बड़े व्यक्ति का जन्म होता है। उनका नाम है स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में उनको लोकमान्य कहा गया। और उसी प्रकार से अगर कोई
मध्यम तबके से आने वाला व्यक्ति, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर वर्ग से आने वाला बेटा अगर विभिन्न राज्यों में अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से, अपने संगठनात्मक कौशल के माध्यम से, अपने रणनीतिक कौशल के माध्यम से अगर अपना मान सम्मान और मराठा मान को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लौटते हैं? तो उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के सीने पर सांप लौटते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सामना अखबार निकलवाते हैं, इनकी पार्टी जो है वो जो आज के समय में तथाकथित शिवसेना है, वो सामना अखबार निकलवाती है, बार बार ये जिहाद की बात करते हैं, इतना शब्द, ये जिहाद शब्द से इनको इतना प्रेम हो गया है, इनको तो अपने सामना अखबार का नाम बदल के जिहाद रख देना चाहिए। लेकिन सुमित जी, ये जो तस्वीर, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें विनोद तावड़े दिख रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हुए थे, पैसों की गड्डी जो है वो इस तरीके से लहराया जा रहा था और उनके ऊपर आरोप लगा कि वो होटल में पहुँचे बांटने के लिए। लेकिन उस वीडियो की जो है खुल करके क्या ये पूरा मामला था और उस वीडियो की क्या सच्चाई थी, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए ना। देखिए, बहुत आसान होता है जब जन सामान्य से आने वाला एक व्यक्ति, और मैंने बार बार कहा कि मध्यम तबके से आने वाला व्यक्ति, कोई किसान का बेटा, कोई गरीब का बेटा जब राजनीति के उच्चतम पायदान पे पहुंचता है, तो परिवारवाद चलाने वाले लोग और खास करके गलती से किसी बड़े परिवार में जन्मे हुए लोग, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र की धरती पे महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सम्मान रहा। लेकिन मैं ये बार बार कहूंगा कि गलती से उद्धव ठाकरे का जन्म उस परिवार में हुआ और उद्धव ठाकरे कहीं से भी उस परिवार की लेगेसी और विरासत को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं है। तो इस प्रकार के लोग जब सत्ता में काबिज होने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जो गरीब का बेटा और मध्यम तबके से आने वाला व्यक्ति जब आगे बढ़कर और खास करके राजनीति के उच्चतम पायदान पे पहुंचता है, तो ऐसे लोगों की आंखों में खटकता है और झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, अफवाह फैलाओ, भ्रम फैलाओ, इसी तरह की नीति जो है ये इस प्रकार के लोग करते हैं। मैं तो वो दिन याद करके सभी को सोचना चाहिए कि शरद पवार की अगर बात होती है तो शरद पवार जी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से निकाला गया था, खास करके सोनिया गांधी के लिए, तो इस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए। उसी पार्टी के आगे जाके घुटने टेक दिए और ये उद्धव ठाकरे भी तो जाकर के उसी पार्टी के आगे घुटने टेक के बैठे हुए हैं। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना इन लोगों को। औरंगजेब फैन क्लब ऐसे ही नहीं कहा जाता इन लोगों को। औरंगजेब इतिहास का गुंडा था, ये बात मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं और कहीं ना कहीं उसी की विचारधारा पर इन पार्टियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे लोगों के सामने जब कोई मध्यम तबके से और जन सामान्य वर्ग से बड़ा नेता निकलता है, लोकमान्य निकलता है, जिसकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका होती है राज्य के नीति निर्माण में और कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने में, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, अपने संगठनात्मक कौशल के माध्यम से, अपने रणनीतिक कौशल के माध्यम से, तब ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगा कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो आम लोगों के सामने आए और इससे कहीं ना कहीं इन लोगों की कुंठित मानसिकता का पता चलता है कि कैसे मराठा परिवार में जन्मे हुए और ओबीसी मराठा परिवार से आने वाले, एससी एसटी मराठा परिवार से आने वाले लोगों का ये लोग विरोध करते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों का विरोध करते हैं। लेकिन सुमित जी, ये जो आरोप लगते रहे हैं ना हमेशा, पैसे बांटने का, विधायकों को खरीदने का, क्योंकि इतिहास में इस तरीके के आरोप लगे रहे और किस तरीके से महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ा गया और कैसे पार्टी टूटी, तो ये सब कुछ ये जो है वो बीजेपी के ऊपर सब कुछ मढ़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बीजेपी का ये कारनामा है। और वहीं पे एक अभी सवाल, और अभी जैसे ही ये खरीद फरोख्त के मामले को लेकर के जब बात होनी शुरू हुई और विनोद तावड़े का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, अब संजय राउत का भी एक बयान आया हुआ है कि उन्होंने कह दिया है कि हमारे विधायकों पर दबाव होगा, इसलिए हम उन्हें होटल में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है महाविकास आघाड़ी में एक डर है कि अगर वो जीते या हारे उसको लेकर के अभी चिंता नहीं है, चिंता ये है कि विधायकों की खरीद फरोख्त जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए न्याज भाई, मैंने पहले भी कहा कि ये महाविकास आघाड़ी नहीं, औरंगजेब फैन क्लब है और औरंगजेब का मतलब ही होता है इतिहास का गुंडा। तो कहीं ना कहीं
वो उसी के पद चिन्हों पर ये लोग चलते हैं, तो झूठ बोलने में उसी की बराबरी करते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता के भाव फैलाने में भी ये लोग काफी आगे हैं। संजय राउत जी की बात होती है तो बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि झूठ बोलने में वो कितने आगे रहते हैं। इसके अलावा बस इतना कहूंगा कि ये जो पूरी परिवारवाद की जमात चलाने वाली जो पार्टियां हैं, इसमें इनके एक सहयोगी हैं अखिलेश यादव, इनके एक नेता जो नोट बनाने की फैक्ट्री घर में ही बना करके रखे थे, ये बार बार वोट जिहाद, नोट जिहाद, इन सभी प्रकार के जिहादों में एक्सपर्ट हैं ये लोग। लेकिन आरोप किसके ऊपर लगाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। और जन सामान्य में कहीं ना कहीं गरीब का जो बेटा है और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, और जिसने सपने देखना प्रारंभ किया किसके काल में? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में। जिसने ये सोचा कि वो भी नेता बन सकता है किसके काल में? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में। जिसने ये सोचा कि समाज में उसकी भी भूमिका होगी भारत मां को स्वर्णिम स्थान पे पहुंचाने की, ये किसके काल में? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में। तो आपने देखा होगा कि बाढ़ आने पर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं, चाहे वो जहरीले जीव जंतु हो, चाहे जिस प्रकार के भी जीव जंतु हो, एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और इन लोगों का तो मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि इन लोगों का आदर्श पशु जंगल में रहने वाला एक जीव लोमड़ी है, वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। कभी हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमते हैं, कभी दूसरे कलर का पूंछ रंगा के घूमना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोगों से महाराष्ट्र की जनता सचेत थी, और महाराष्ट्र की जनता को उन संतों की भी याद थी कि जिनकी हत्या हो गई थी। और हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं ने सजगता के साथ कार्य किया। आप नतीजा आने से पहले ये मान चुके हैं कि महायुति की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में? मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, और आम जनमानस और जन सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उनका जुड़ाव अगर किसी के साथ था तो वो धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव से उनका जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी भावनाएं अगर किसी के साथ जुड़ी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी। उनको पता था कि हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे मध्यम और लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करें, इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने में अगर कोई सबसे ज्यादा आगे बढ़कर के काम करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। और सबसे अंत में कि मुंबई को मुल्तान नहीं बनने देना था, इसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में आ रही है, बड़े बहुमत के साथ आ रही है। चलिए, आप मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि वहां पे बीजेपी एनडीए यानी महायुति की सरकार आ रही है महाराष्ट्र में। फिर ये भी बता दीजिए कि सीएम कौन बनेगा? देखिए न्याज भाई, अपेक्षाएं हैं। अच्छा। अपेक्षाएं हैं जन सामान्य से आने वाले जो बेटे हैं, जो एक राजनीतिक दल में काम करते हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं अपने जैसे भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से, भारत माँ के बच्चों से, कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के पूरक के रूप में हमें काम करना है। जिन लोगों को इटालियन गांधी नेहरू परिवार के पूरक के रूप में काम करना है, उनके आगे घुटने टेक देना है, उनको कहीं ना कहीं खुश करने की चटुकारिता करनी है। ये अगस्ता वेस्टलैंड केस कौन सा था, ये नेशनल हेराल्ड केस स्कैंडल क्या था, बोफोर्स घोटाला क्या था, कोयला घोटाला क्या था, आदर्श घोटाला क्या था, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा घोटाला किया इन लोगों ने। आतंकवादियों को बचाने के लिए किस तरीके से इनके जो सलाहकार हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए जाते हैं। तो इन सब चीजों से तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता भी जानती है ना। चलिए, महाराष्ट्र में आपका ये मानना है कि महाराष्ट्र में चलिए महायुति की सरकार बन रही है, सीएम कौन होगा ये भी बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रश्न है ये हमारे गठबंधन के अंतर्गत और भारतीय जनता पार्टी, कुछ ही घंटे हैं, बस कुछ ही घंटे हैं, आप क्या इंतजार करना। आप सीएम भी बता ही दीजिए कि सीएम कौन बन रहा है। देखिए, हमारी बाध्यताएं हैं। सबसे बड़ी चीज है कि एक प्रवक्ता के रूप में कहीं ना कहीं मेरे देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर एकनाथ शिंदे होंगे? वैसे एकनाथ शिंदे तो होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इशारों में संकेत दे दिया है कि वो अभी सीएम है नहीं, तो मतलब देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। देखिए न्याज भाई, आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं आपकी पूर्व धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता वो भी इतनी काबिलियत रखता है कि उसको भी अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठा दिया जाए तो वो उद्धव ठाकरे से तो कम से कम ज्यादा काबिल साबित होगा। मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह सब चौंकेंगे, इसमें भी महाराष्ट्र में भी?
देखिए, आप पत्रकार हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं मतलब बोलना क्या है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपको, आप बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार युवा प्रवक्ता हैं, आप जबरदस्त बोलते हैं। देखिए, और आप मतलब काफी ज्यादा ज्ञानी भी हैं, आपको बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये महाराष्ट्र और माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह चौंकाने वाला कुछ होगा? देखिए, ऐसे पर्ची में आएगा कुछ लिखा हुआ, या फिर देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं? न्यास भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इतने सारे अलंकरणों से नवाजा, लेकिन मैं आपकी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। नहीं, इसमें फंसने वाली कोई बात चीजें नहीं। कुछ एक घंटे के बाद क्लियर होंगी। यही हमारी पार्टी और खास करके एनडीए की एनडीए के अंतर्गत आने वाले जो दल हैं और एनडीए परिवार है, इसकी यही खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक जन सामान्य से आने वाला एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी खास करके इंडी अलायंस के परिवारवाद की जमात चलाने वाले लोगों से ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा काबिल है, जो महाराष्ट्र को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सुमित भाई ये खुल करके नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे सीएम फेस कौन होगा, लेकिन बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो है सीएम कौन होगा इस पे भी चर्चा शुरू हो जाएगी और ये भी पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वहाँ पे कांटे की टक्कर तो है, क्योंकि तमाम सर्वे और एग्जिट पोल्स जो हैं वो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। हालांकि पिछला कुछ एग्जिट पोल्स के जो नतीजे रहे हैं वो बिल्कुल ही उलट रहे हैं। चाहे आप हरियाणा चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल देख लीजिए या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल देख लीजिए, जो भी उसमें दिखाया गया उसके बिल्कुल उलट सारा कुछ नतीजा रहा। तो ये कह पाना भी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, कुछ घंटों का इंतजार है, देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है या फिर कौन वहां पर पार्टी जीत करके आती है। सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।